नमस्ते दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हम्मुराबी टैबलेट का एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन इन लीगल प्रोफेशन। और इस सेगमेंट में हम सीनियर एडवोकेट जो होते हैं हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से एक 50 से 60 बरस पहले कोर्ट चल रहा था, कोर्ट का एजुकेशन कैसे था, बार और बेंच के रिलेशन कैसे थे, जूनियर्स कैसे थे, सीनियर्स कैसे थे, कई सारी इंफॉर्मेशन जो उनके पास पड़ी है। ये एक टाइप का आर्काइव हो जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आए कि 60-70 बरस पहले कैसे कोर्ट चलते थे। इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ एक सीनियर एडवोकेट साहब, एडवोकेट अनिल मेहता, जिनको प्यार से बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अनिल काका के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं अनिल काका को मिलूंगा और उनसे बातचीत करके जान लूँगा कि कैसे माहौल था, क्योंकि अनिल काका की जो सनद है वो 1962 की है। तो 60 इयर्स अनिल काका इज प्रैक्टिसिंग इन बोरीवली कोर्ट। तो उनको मिलते हैं। अनिल काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया। और हमारा इंटरव्यू शुरू करने के पहले हम्मुराबी टैबलेट की तरफ से एक छोटा सा मोमेंट हो हम अनिल काका को देना चाहते हैं। ये लीजिए, ओहो, आपके लिए है और एक आशीर्वाद आपका लेके धन्यवाद काम चालू करता धन्यवाद हूं। धन्यवाद। तो काका, जैसे हमने बोला था कि 1962 में आपको ये लॉ प्रोफेशन में ज्वाइन होने का क्या मकसद था, मतलब कैसे मोटिवेट हुए आप लॉ ज्वाइन करने को? ये 62 की बात नहीं, ये तो 58 की बात है। अच्छा। जब व्हेन आई ज्वाइन, मैंने ये लॉ कॉलेज ज्वाइन किया, उसके पहले मैं साइंस में था। और जैसे हर घर में ऐसे होता है, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली लीगल बैकग्राउंड है। अच्छा। मेरा पिताजी सरकारी वकील थे, मेरे ब्रदर सरकारी वकील थे, मेरे दादाजी मुंसिफ थे गांव अच्छा। पे। और गुजराती में वहाँ पर स्टेट, राजपीपला स्टेट में गुजराती में कोर्ट चलती थी और गुजराती का कानून के सब किताबें भी गुजराती में आती थी। अच्छा। वो यानी पूरा फैमिली है ना, जो उसका हमारा बैकग्राउंड वो लीगल बैकग्राउंड है, लॉयर्स फैमिली। लेकिन पिताजी और घर वाले सब ये चाहते थे कि बाकी सब लोग वकील है तो तू मेडिकल के लिए ये कर। जैसे डेस्टिनी ने नक्की किया होगा ऐसा, तो इंटर साइंस तक किया, लेकिन जो ज़रूरी मार्क्स वही चाहिए यानी वो मिले नहीं, और इंटर साइंस में वो मेडिकल में एडमिशन मिला नहीं। तो बीएससी का 1 साल करके फिर छोड़ दिया। फिर वापस बोला ये लीगल लाइन में। तो लॉ कोर्स का जो था उस ज़माने में 3 इयर्स लॉ कोर्स था, लॉ प्रीलिम और फर्स्ट LLB एंड सेकंड LLB, वो 3 साल का लॉ कोर्स था। वो मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में ज्वाइन किया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद 1961 में आई क्लियर्ड LLB, और उसके बाद में सनद और डिग्री जो है वो मेरे हाथ में 62 में आई। और 61 जो था वो वेरी क्रूशियल ईयर था। उसमें उस साल में एक तो महाराष्ट्र गुजरात का जो बाइफर्केशन हुआ, बॉम्बे स्टेट था, वो बॉम्बे स्टेट में से वो गुजरात और महाराष्ट्र हुआ स्टेट। और उस ज़माने में हमारे यहाँ बार काउंसिल एग्ज़ाम थोड़ा टाइम के लिए एग्ज़ाम भी नहीं थी। तो एट दैट टाइम आई वाज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम बार काउंसिल एग्जामिनेशन। और जो 61 में पास करने के बाद ही आई ज्वाइंड माय ब्रदर रश्मिकांत मेहता। ही वाज ए लीडिंग लॉयर, वेरी सी ग्रेट बिग प्रैक्टिशनर विथ ए वेरी लुक्रेटिव प्रैक्टिस। तो उनके साथ में मैंने ज्वाइन किया और वो मैं कोर्ट में आने जाना शुरू कर दिया। उस ज़माने में यहाँ एक कुरुलकर करके सीनियर एडवोकेट थे, बिकॉज सिंस ही वॉज इन क्रिमिनल साइड तो ही वांटेड मी टू ज्वाइन सिविल साइड। तो सिविल साइड के लिए, क्रिमिनल के लिए जो एक्सपर्ट थे मिस्टर V कुरुलकर, VM कुरुलकर, उनके वहाँ जो बोरीवली कोर्ट के नज़दीक में, उन कोर्ट के पीछे उनका घर था। और
वो लोकमान्य तिलक रोड पर ही उनकी ऑफिस थी। अब कोर्ट की शुरुआत जो पहले कोर्ट जो थी वो अभी यहाँ जो है ना कि वो आपका होटल कौन सा किचन के ऐसा कुछ ये है वहाँ पर कोर्ट वो दैट बिल्डिंग वाज नोन एज कोर्ट हाउस, अभी भी कोर्ट हाउस के नाम से ही जाना जाता है। तो ये 2 कोर्ट थी उधर, 24 नंबर और 26 नंबर। 24 नंबर इस साइड में वो छोटा सा तो एक मंजिले का बिल्डिंग जो इमारत थी जूनी एकदम, उधर 24 नंबर की कोर्ट, और अक्रॉस द रोड सामने जो जहाँ अभी मंगल वो ये है ना वो अपना क्या मंगल भवन के अपना मंगल कुंज के ऐसा जो सामने है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 26 नंबर कोर्ट, यानी एक सामने सामने 2 कोर्ट थी उधर। वो भी वन स्टोरी बिल्डिंग था छोटा, उस ज़माने में बड़े बिल्डिंग थे भी नहीं। तो ये दोनों तरफ कोर्ट रहती थी। और हिंडलेकर का ये जो है वो सुमति क्लिनिक वो भी थोड़ा बगल में ही था। 61 एंड तक समझो ये कोर्ट यहीं पर ही थी। और उस ज़माने में एडिशनल कोर्ट कभी कभी लाया करते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक कोर्ट और ज़्यादा जस्ट फॉर डिस्पोजल वगैरह लाया करते थे। बाकी और कोर्ट रूम कितना छोटा कि जो अभी मेरी ऑफिस है ना बस उससे थोड़ा बड़ा, यानी वो 15 बाई 10 की कोर्ट रूम। इधर कोर्ट का ये कोर्ट जज की चेयर, इधर कोर्ट का टेबल, और साइड में वो मुझसे जेसी का अपना इंटरप्रेटर का टेबल, और सामने 5-6 चेयर रहती थी बस। इतना छोटा तो कमरा था। और बगल वाले कमरे में वो छोटा कमरा था, वो ये जितने मेरी ऑफिस है उतना कमरा, उसमें बार रूम था। उस ज़माने में वहाँ हार्डली 10 या 12 वकील होंगे। 62 के 10 या 12 वकील थे। 10 या 12 वकील। और ये जो अभी आजकल हर गली गली में वकील और गली गली में डॉक्टर जो है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत कम एडवोकेट मिलते थे, बहुत कम डॉक्टर मिलते थे उस ज़माने में। और ये जो यहाँ से फिर ये जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग है वो कोर्ट बिल्डिंग, वो स्टोर पत्थर का बिल्डिंग, वो एक राजा करके कॉन्ट्रैक्टर था गोरेगांव का, उसने ये बनाया। अच्छा। 61 में जस्टिस चाइनानी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 61 में इनॉग्रेशन के समय भी मैं था, मौजूद था उधर, और आई हैड अटेंडेड दैट इनॉग्रेशन फंक्शन बाय जस्टिस चाइनानी, who later on was killed in the car accident at Nariman Point while going for a walk. Now I feel that just like that Dhanbad magistrate, district magistrate who is killed, usko same thing I feel that it must have been murder, because the justice is walking on such a road that where there is hardly any this thing, and how suddenly he would come under the train car, ये मानने में नहीं आता है। तो उस ज़माने में कुछ इतना उसका ये हुआ होबाड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, और ख़त्म हो गया समझो। ही वॉज किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। ये कोर्ट जब बनी तभी 2 ही कोर्ट थे, और इतने बड़े कोर्ट हॉल एकदम मैजेस्टिक, हाँ भव्य जो है ना वैसा कोर्ट का वो जो फर्नीचर भी, और जो इसकी कोर्ट रूम की जो ये प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा उस समय इतनी सुंदर थी। इतना बड़ा जज का ये ऊपर का डायस, नीचे बैठने के लिए कुर्सियाँ, और पूरा हॉल पीछे खाली। बाद में एट द एंड ऑफ द रूम उधर को जो आरोपी लोग लाए जाते थे वो कटघरे में रखते थे, वो कटघरा रखने की जगह, और इतना सुंदर अरेंजमेंट थी। और 2 ही कोर्ट सुबह, वहाँ उस ज़माने में क्या है कि वो म्यूनसिपल के केसेस सब चलते थे, और हम लोग 12-12:30 बजे तो फ्री हो जाते थे, काम बहुत कम था। और वो म्यूनसिपल केसेस, वो गुना कबूल वाले आते थे। तो वो और 12:30-1 बजे तक हम फ्री हो गए। तो 2-3 वकील लोग जो मेरे जैसे यंगस्टर थे, एक शरद देसाई और बलवंत मंत्री एकदम हफ्सी जैसा, निगरो जैसा दिखता था उसका ऐसा ही, और हाथ भी उसके बड़े बड़े, हाथ पर पंजा भी। तो हम तीनों लोग
मिल के जो काम जैसे ख़त्म हुआ, बोला चलो अभी क्या करेंगे, चलो घूमने को निकल जे पड़ते थे उधर, कभी हाई कोर्ट गए, कभी उधर गए, और उधर जाके घूमने का, ये करने का, मस्ती मौज करने का, पिक्चर देखने का, वापस आने का शाम को, ऐसा ये सब कारोबार चलता था। उस ज़माने में एडवोकेट लोगों के साथ इतनी मस्ती रहती थी, क्योंकि बहुत इतने 10 एडवोकेट, उसमें से घरोबा जैसा हो जाता था कि इनके सब एक दूसरे के घर में आना जाना बहुत। आजकल तो वो बिल्कुल है ही नहीं समझो, और वैसे भी फ़ोन आने के बाद तो और भी डिस्टेंस हो गया है, तो सब अपने अपने उस मस्ती में है, कोई अपना एक दूसरे को मिलने का तो अजीब बिल्कुल होता ही नहीं है। उस ज़माने में एक दूसरे के घर में आना जाना, खाना वगैरह लेना, ये सब होता रहता था। तो उस ज़माने में बड़े भाई थे RS मेहता, उसका फिर जो दूसरे सीनियर में KP देसाई, एक MB गुप्ते और मिस्टर तुंगारे। और तुंगारे का ऐसे रेपुटेशन था, वो 12 महीना छाता लेके ही आते थे, कभी बाहर का खाना नहीं खाते थे, और वो घर से वो पानी जो भी लेके आते थे उसमें वो नींबू शरबत रहता था, ऐसा वो पानी भी बॉटल भी घर से लाते थे उस ज़माने में। इतना ये था, लेकिन सबके साथ कोई एक दूसरे के जेलस ही नहीं, कि कोई एक दूसरे का ये नहीं था। उस ज़माने में राइवलरी जैसा नहीं था, बिल्कुल सब प्रेम से काम करते थे। मैजिस्ट्रेट लोग भी ये थे। और 61 के पहले जो 60 था ना, 60 में वो मर्जर हुआ, 57 है, 57 में मर्जर हुआ, तभी उसके पहले ये थाना डिस्ट्रिक्ट में थी, बोरिवली कोर्ट। अच्छा। और ये कोर्ट दोनों मिक्स था, सिविल जज एंड जूनियर डिवीज़न एंड JMFC, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो दोनों रहते थे उधर। तो यानी एक ही जो मैजिस्ट्रेट या जज जो रहता था वो दोनों को संभालते थे, सिविल और क्रिमिनल। फिर बाद में जब थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये सब एक्सटेंडेड सबर्ब हो गया दहीसर तक, तो फिर बोरिवली का, और उस ज़माने में फिर ओनली JMFC का कोर्ट रही। JMFC के बाद में प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट बने। और प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट जब तक 1973 तक नया ये आया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तभी भाई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बनाया, उसको मेट्रोपॉलिटन बनाया। जब प्रेसिडेंसी था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी, और वो उनका प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट यूज्ड टू बी नोन एज प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट। बाद में जब ये आया तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन इसका नाम दिया गया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो गए, प्रेसिडेंसी वर्ड निकाल दिया। उस ज़माने में जो यहाँ पर कोर्ट थी ना, तभी कौन वकील थे, हाँ, सप्तर्षि वॉज द फर्स्ट मैजिस्ट्रेट टू बी हियर, मिस्टर BP Saptarshi. Then he became the chief metropolitan magistrate and retired. So on one side Mr. Saptarshi, another side Mr. Devre, 26 court में। और Saptarshi was a short statured man but very jolly and very nice person. We had become, you know, so just like family member. After he became this chief metropolitan magistrate, chief presidency magistrate. So at that time, you know, in 84 or something, कोई TV का हमारा गुजराती का एक ये था, डॉक्टर का, नीति अनीति करके एक ये आया था, एपिसोड आया था। उसमें डॉक्टर लोगों का जो ये और ये इमोरल प्रैक्टिसेस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती थी, उसके बारे में डिस्कशन था गुजराती में। और दैट टाइम ओनली यही था, ओनली दिस TV, दूरदर्शन, तो उसके सिवाय और कोई चैनल तो कुछ नहीं था। और दूरदर्शन, तो when he saw my interview and he called me up from there, घर से, उसका उस समय फ़ोन नंबर भी एक दूसरे के देते थे, और बोला ही वॉज सो हैप्पी विद दिस। तो इतना यू कैन इमेजिन के 60 के बाद में, यानी 62 के बाद में 84 तक कहाँ कोई किसी का रहता है। 84 में तो ही हैड रिटायर्ड ऑल्सो, एंड देन ऑल्सो ही कॉल्ड मी अप एंड शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर दिस और कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर दिस। इतना ये था।
काका, आप जब भी कॉलेज में थे जीएलसी में, तो आपको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर कौन हुआ करते थे उस वक्त? हाँ, उस जमाने में जो बड़े बड़े जो, एक तो मिस्टर पी आर वकील, ओके। फिरोज वकील, हम्म। हाँ, एक्सपर्ट इन क्रिमिनल लॉ, ही वाज टीचिंग क्राइम। फिर एस.डी. बलसारा, एस.डी. बलसारा क्या सिखाता था, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। टी.के. टोपे, expert on constitution, he was our principal and he was teaching constitution, Indian constitution and हाँ, बलसारा was teaching international law। एस.टी. तिजोरी वाला, जो जिसने वो किताब कॉन्ट्रैक्ट की किताब लिखी है, ही वॉज आवर टीचर एंड ही वॉज टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और ओवन डिसोजा वॉज आवर टीचर, हु प्रोफेसर, ही वॉज टीचिंग टॉट्स। ओके। हाँ, उस जमाने में मतलब ऐसा जैसे आज है मूट कोर्ट, कोर्ट विजिट, हाँ। तो इस तरह का कुछ था आपके उस जमाने समय? में मूड कोर्ट वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। आई डोंट इवन रिकलेक्ट कि भाई कोई मूड कोर्ट में मैंने अटेंड किया हो। इतना खास, इतना ये नहीं था मूड कोर्ट का जितना अभी जो है इसमें प्रैक्टिस में, वो ट्रेंड है, वो उस समय नहीं था। इतना ज़्यादा नहीं था, शायद मूड कोर्ट का कुछ आइडिया था उसका जैसा, लेकिन उतना नहीं था। और ये कोर्ट विजिट वगैरह जो आज स्टूडेंट्स को कराते हैं लॉ कॉलेजेस, तो उस तरह का कोई कोर्ट विजिट वगैरह था आपका? नहीं, नहीं, मतलब शायद वो माहौल नहीं था उस वो तरह कुछ का। नहीं था। और ये अभी समझो किसके पास जूनियरशिप करने का, किसके पास ये करने का वगैरह, ऐसा उस जमाने में था नहीं। हाँ, और ट्रेनिंग के लिए भी देखो ना, बार काउंसिल के एग्ज़ाम भी नहीं हुई हम लोग की। तो जो मेन जो सब्जेक्ट्स है, जो ये क्रिमिनल, आई मीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड अदर थिंग्स एंड एविडेंस एक्ट, वो तो बाद में जो उधर से ऐसे ही सीखे हम लोग। ओके। हाँ, एक मुझे ये पूछना था काका कि अभी जैसे 62 से आप प्रैक्टिस कर रहे हो टिल टुडे, तो 62 से लेके आज के दिन में, या तो 62 के अंतर्गत कोई ऐसा एक किस्सा आपको याद आ रहा है क्या? कुछ मतलब हो सकता है कि कोई किस्सा ऐसा है जो आप नहीं भूल सकते कि अरे ये ऐसा हुआ था, तो ऐसा कोई एक इंटरेस्टिंग किस्सा होगा तो वो भी सुनाइए। अच्छा, वो कोई ऐसी एकदम तो बात अभी याद नहीं आ रही, आएगा तो मैं बाद में बीच में ये करके इंटरप्ट ये करूँगा। ठीक है। उस टाइम पे जो आज जो प्रोसीजर है हमारी, तो उस टाइम भी क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हुआ करती थी फाइलिंग करने को और इस सब को, कि कैसे था उस वक्त? उस टाइम आजकल क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से और भी बढ़ गया है, तो फाइलिंग वगैरह में भी जो मैजिस्ट्रेट लोग को खुद को लेना चाहिए, अंडर सेक्शन 200 वो ऑन ओथ लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वो बात उस ज़माने में एकदम रेगुलर होता था। जज यूज्ड टू आस्क, आई मीन मैजिस्ट्रेट यूज्ड टू कैसी वेरीफाई द फैक्ट फ्रॉम द कंप्लेनेंट, उसका नाम, आता पता सब पूछने का, सब उसके पास से और लेने का, एंड देन प्रोसेस यूज्ड टू बी इश्यूड। सो देयर वाज नो हरी और दिस थिंग, एवरीथिंग वाज बीइंग डन इन अ वेरी कूल एंड काम मैनर। तो अननेसेसरीली किसका जो अभी आजकल जो क्या है कि बहुत सारे केसेस तो ऐसे फाइल होते हैं कि जिसमें परेशान करने के लिए किया जाता है, हैरान करने के लिए हो जाता है। तो मिसयूज नहीं होता था उस वक्त कुछ स्तर। और काका, ये बार और बेंच के रिलेशन कैसे थे उस वक्त? बहुत एकदम होमली रिलेशन, एकदम होमली रिलेशन। कभी भी कोई किसके जैसे कोई एक दूसरे के सामने एलिगेशन करने का वो भी नहीं, एंड वेरी इसी एक जैसे हम है ना, आप एक घर में बातचीत करते हैं, अभी बातचीत करते हैं, ऐसा एकदम बातचीत करते वो काम होता था। अच्छा। और मैजिस्ट्रेट लोग भी कितने अच्छे थे कि जूनियर लोग, हम लोग को पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या कर रहे हो। और कभी कोई ऐसा सवाल, मिस्टर अनिल भाई, अनिल मेहता क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, सामने से वो बोलते थे कि ये मत पूछो, यानी आप अपने को गाइड करते थे। अच्छा। हाँ, और आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर एक मिस्टर काले करके प्रेसिडेंट अपने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आए थे इधर, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और कोई फॉल्स एविडेंस दिया
तो फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए ही यूज्ड टू इमीडिएटली प्रोसिक्यूट फॉर परजरी, ऐसा करके वो प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करते थे। Okay. कितने कड़क थे वो। आए तो उसके सामने, अभी मेरा अपीयरेंस था पहले ही दिन, उसके सामने खड़े हो गए। वो 324 का एक केस चलाने को था। तो मैंने बोला कि सर नथिंग डूइंग, यू गो ऑन, आई एम देयर टू हेल्प यू। और बाय गॉड्स ग्रेस उस समय भी जो है ना प्रैक्टिकल सेंस से जो अपना यूज़ किया, वो कोई ज़्यादा ये तो था नहीं, लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन बराबर ठीक हो गया। बाद में उसने बोला यू आर हेजिटेटिंग, और अभी देखो क्या कितना अच्छा रिजल्ट आया, एकदम मस्त। ये क्रॉस एग्जामिनेशन उसने लिख लिया, बराबर कर दिया। यानी बाद में वो केस में एक्विटल भी दिया। अच्छा। तो कितना एनकरेज करते थे वो। आजकल क्या है, ऐसा मुंह फुगा के बैठते हैं, और स्माइल तो किसी के चेहरे पर मैं देखता ही नहीं हूँ ऐसे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मोस्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स दे डोंट इवन स्माइल एंड ऐसा कीप पोकर फेस, ऐसा फेस करके बैठते हैं, और जैसे कोई इनका ईगो के साथ में लेकर बैठते हैं। वो पहले ऐसा नहीं था। अब सब लोग ऐसे हैं ऐसा भी मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल जैसे इंटरेक्शन बिल्कुल है ही नहीं एडवोकेट लोगों के साथ में इस तरह से, और कभी बात करेंगे तो भी इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, और देयर शुड ऑलवेज बी रेसिप्रोकल। दोनों एक दूसरे के साथ में, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दो। वकील तो कोई ऐसा तो फालतू आदमी है ही नहीं। लेकिन वो जो पहले जो माहौल था वो अभी नहीं रहा है। तो डेफिनेटली आई कैन से दैट, बिकॉज देर इज आई मीन वेरी फ्यू मैजिस्ट्रेट, इवन नाउ ऑल्सो सम मैजिस्ट्रेट हु केम, जैसे मैंने काले साहब की बात किया, दूसरे वो याद नहीं आ रहा, नाम भूल गया। वो इतने अच्छे मैजिस्ट्रेट थे, और क्या क्या अच्छी तरह से अपने को समझाते थे। कभी भी कोई गड़बड़ हुई अपने से तो बोलेंगे कि भाई डोंट टच दिस, डोंट डू दैट, ये भी। और हाँ, एक सिंधे करके मैजिस्ट्रेट था, वो उस ज़माने में मेरे घर में भी उस ज़माने में पानी आया था। तो वो ये मैं लेट पहुंचा था, तो फिर एकदम उसने बोला नथिंग डूइंग, नो एडजस्टमेंट, पानी आया तो क्या हो गया ऐसा वगैरह। लेकिन बट ही वॉज ए वेरी गुड मैन। तो एक बार कह रहे मैंने वो ज़रा इंग्लिश में बोला कि कुछ लफ्ज़ ऐसा उपयोग किया, बोलता है डोंट से दैट, क्या बोला, क्या कोई ऐसा लफ्ज़ था कि अंग्रेजी में इट नॉट दैट पर्सन के वो, तो बोला ऐसा नहीं, यू हैव टू से दैट पर्सन और सो, बट यू डोंट यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी, ऐसा करके मुझे डांट दिया था। यानी दे वर सो कॉर्डियल एंड गुड, दे वर टीचिंग मैनर्स ऑल्सो। कोई अपने से कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ दैट गाय ऐसा कुछ बोला, तो भाई उस ज़माने में कभी कहाँ से मेरे मुंह में से गाय निकला, तो बोला डोंट से यूज दैट वर्ड, दैट पर्सन और दैट जेंटलमैन। तो कोई ऐसा जो भी होता है ना, तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ अस, even teaching us manners also, advocacy also, and what not. I am so happy, I was so happy during those days. और ये अभी जो प्रैक्टिस चल रही है माल प्रैक्टिस को कारकुन लोगों के जरिए सब होने का वगैरह, वैसा उस ज़माने में था नहीं। ऑफकोर्स कारकुन यूज टू हेल्प, को डायरेक्ट किसको करेगा, भाई इनको मिलो, इनको, जैसे 3-4 वकील है, उधर ज़्यादा वकील लोग भी नहीं थे, तो किसके पास जाना है तो आप जाओ, ये करो, उनको बताते थे, क्योंकि नए लोग गए उधर पहुँचे तो ऐसा होता था। और उस ज़माने में मैजिस्ट्रेट लोग भी है ना, वो दे वर वेरी कंसिडरेट। वो अभी मैंने कितने साल से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का यूज़ सुना नहीं है, भाई किसको बॉन्ड पे छोड़ा, ऐसा आज कितनी साल हो गए इधर, कोई आई डोंट रिकलेक्ट टू हैव हर्ड अबाउट एनीथिंग कि भाई किसी ने कोई आरोपी को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा या श्योरिटी बॉन्ड पे छोड़ा, ऐसा नहीं। तो उस ज़माने में वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का भी बहुत यूज़ होता था। दे यूज टू सेंड इट टू प्रोबेशन ऑफिसर फॉर ऐसे ये करने के लिए, भाई इनकी कॉन्डक्ट कैरेक्टर कैसा है, और बाद में वो करते थे। और वो प्लीडिंग गिल्टी का भी सामने से हम पूछते थे कि भाई इसमें प्लीड गिल्टी करेंगे तो क्या करेंगे, यानी प्ली बार्गेनिंग जैसा ही, दो देयर वाज नो
I mean official this thing plea bargaining, but there used to be plea bargaining ओके even in those days. कि भाई सर अगर उसको जब पेनल्टी में छोड़ते हैं और फाइन में छोड़ देते हैं तो वो सब बोलेंगे, और नहीं तो वो सामने से बोलते थे भाई चलो पेनल्टी करता हूँ, गुनाह कबूल करते हो, 2-3 केस है, सब एमालगमेट करके ये करता हूँ, ये समझो ये तो ख़त्म करने का और गुनाह कबूल, क्योंकि अभी कितने लोग का कोई चोर लोग होता है जब ज़्यादा केस रहता है तो उनके बोला इसमें गुनाह कबूल करेगा तो मैं एक कॉन्क्रीट उसमें 1 साल में पूरा कर देता हूँ, ऐसा भी सब देर यूज टू बी, इसे क्लियरली सामने से बोलते थे ओके कि भाई चलो ये अगर कबूल करता है, क्योंकि अभी सबको बुलाओ, विटनेस करो, ये करो वो करो, कितना टाइम होता है, और बाद में विटनेस में छूट भी जाता है, वो सारा पंचनामा 5 फुटा केस टूटा ऐसा, तो वो ज़माने में वो सब ऐसा इस तरह से करते थे ना, तो कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा था, अच्छा था, क्योंकि गुनाह कबूल वाले बहुत आते थे। और ये जो अपना इसका है ना एक्सीडेंट केसेस, हाँ एक्सीडेंट केसेस बोले तो नेग्लिजेंस Rash and negligent नेग्लिजेंट एक्ट, तो 279, 337, 279, 338 उसमें भी गुनाह कबूल, 304A में भी कभी वो कॉजिंग डेथ में उसमें भी गुनाह कबूल करते थे तो 5,000 10,000 ऐसा फाइन करके ख़त्म करते थे। दैट इवन गटे यूज टू डू इन अवर दिस थिंग, ही हैड गिवन, वो इसमें कितने 304 वाले केसेस में कन्विक्शन गुनाह कबूल किया, 10,000 फाइन करके छोड़ दिया। और उस ज़माने में एक कॉर्डेरो करके मैजिस्ट्रेट था बांद्रा कोर्ट में, वो एकदम यार इसका हॉकी का वो बहुत बड़ा फ़ैन था और स्पोर्ट्समैन था। वो बांद्रा कोर्ट में जब कोई भी एक्सीडेंट का केस गया ना, तो उस ज़माने में तो 10 रुपया दंड 279 में, और उसमें 50 रुपया दंड ख़त्म करो। 10 रुपया आप सोचा क्या कभी उस ज़माने में? हाँ कितनी बड़ी अमाउंट होगी 10 रुपये, यानी खाली 10 रुपीज़ पेनल्टी में वो केस में वो छोड़ देते थे और ख़त्म करते थे। या 10 रुपया उसका वो समझो 338 है, 200-300 किया, ख़त्म हो गया। और ऐसे तो कितने केस ऐसे ही निकल जाते थे और सब कन्विक्शन रेट बढ़ता था। तभी और उस ज़माने में एक बड़े बड़े स्टालवर्ट लोग लड़ते थे। मुझे वो याद है, बाबूराव पटेल, जो फिल्म इंडिया मैगज़ीन, बाद में मदर इंडिया मैगज़ीन, और वेरी फेमस, हाँ, और इसका इंग्लिश इतना अच्छा था कि वो उसके मदर इंडिया मैगज़ीन, आज भी अगर एक मैगज़ीन तुम अगर किसके पास मिल जाए तो उसके यू कैन गेट गुड अमाउंट, इतना उसका ये है। और एकदम ग्लोजी मैगज़ीन है, पिक्चर के साथ में, और क्वेश्चन आंसर उसका इतना ये तीखा कि कहने की बात नहीं। ही वॉज, और ये इमरजेंसी के टाइम में ही वॉज जेल्ड इन, ऐसे इंदिरा गांधी के टाइम में उसको अंदर लिया था। ही डाइड सब। उसकी वाइफ सुशीला रानी पटेल, शी इज़ ए वेरी गुड डिस्टिंग प्लेयर, वीणा प्लेयर, और अभी भी वो जिंदा है। तो बाबूराव पटेल और ये बाल ठाकरे, वो एक दूसरे के सामने उनका ये पड़ा था। बाबूराव पटेल बाल ठाकरे का तो इतना इंसल्ट करता था कि कहने की बात नहीं। और डिफेमेशन केस उधर कॉर्डेरो की कोर्ट में चलता था। ये दोनों का एक दूसरे के आपस में सामने, एक दूसरे के सामने केस चलते थे उस ज़माने। और वो ओवन डिसोजा जो वॉज ए वेरी सीनियर काउंसिल एट दैट टाइम। जैसे मेरे ब्रदर का नाम था आर.एच. मेहता, इधर बोरिवली कोर्ट बोला आर.एच. मेहता, अंधेरी कोर्ट वसंतराव पाटिल, मेरा ये बांद्रा कोर्ट मिस्टर ओवन डिसोजा एंड नीमच वाला। फिर ऐसे फिक्स नेम रहते थे, उतने लोग उधर इनका नाम चलता था, सिक्का चलता था ऐसा। और ये सब मैंने मेरे सामने, नज़र के सामने, और बाल ठाकरे के सामने उसके भाई ने भी यहाँ पर बोरिवली कोर्ट में भी केस किया था, वेयर आई वॉज अपियरिंग, आई डोंट रिकलेक्ट नाउ। लेकिन फिर बाद में वो आया ही नहीं इधर, और तब वो बाद में वो गुजर गया। यानी वो मेरे ख्याल से वो उसका राज ठाकरे का पिताजी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। बोथ ब्रदर्स वर फाइटिंग, और दैट के देयर वाज ए केस इन बोरिवली कोर्ट। उस टाइम जो उस जमाने 43rd कोर्ट थी, जो भी कोर्ट थी, एक एक्स्ट्रा कोर्ट थी, और वहाँ पर वो चल रहा था केस। अच्छा, दैट वाज आई रिकलेक्ट। अभी बाद में तो याद नहीं कुछ क्या हुआ, बाद में फिर ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वो आया ही नहीं था, नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ हुआ था, डिसमिस हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे जो केसेस आते थे। और दूसरा
उस ज़माने में वो एक नाटकनी करके मजिस्ट्रेट थे 24 नंबर में, और ये जो एक केस चलता था बड़े बड़े अपना रमजान और ये लोग नहीं थे उधर, वो अपना बोरिवली में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, सब हजम किया हुआ प्रॉपर्टी, तो वो लोग का पर केस चलता था, तो उसमें और दूसरे भी एक वेरी सीरियस मैटर वाज गोइंग ऑन, तो उसमें एक एडवोकेट सैयद करके आने का, फिर वो अपना एक जिम्मी करके आने का पारसी एडवोकेट था, वो लोग को खाली डेट सेटल करने में भी आधा घंटा लगाते थे, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे, और दोनों का इंग्लिश बहुत अच्छा। वो शायद सैयद भी एक टांग पे चेयर पर रख के फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का और ये सब करने का, बार बार हर एवरी क्वेश्चन देयर यूज्ड टू बी ऑब्जेक्शन फ्रॉम जिमी, ऐसा चलता। तो बड़े बड़े वकील लोग आते थे, तो वी यूज्ड टू एंजॉय दैट टाइम। इवन काल खंडाला वाला एंड अदर्स, ब्रूक बॉन्ड कॉफ़ी के वाले पर केस हुआ था, म्यूनसिपल केस यहाँ पर चलते थे बिफोर 84। तो उस टाइम कॉफ़ी का ब्रूक बॉन्ड कॉफ़ी वाला था ना, उनकी कॉफ़ी वाले का उसमें थोड़ा कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से उसके पर एडल्ट्रेशन का केस हुआ, और वो एडल्ट्रेशन केस के लिए मिस्टर काल खंडालावाल यूज्ड टू कम, समटाइम्स इन हिज एब्सेंस पीआर वकील यूज्ड टू कम, and this big advocate used to come many times, senior advocates. So we used to enjoy their cross examination and other things, because that time I was quite junior, but I really appreciated how they used to cross examine. अभी जैसे आपने इमरजेंसी की बात की, बिकॉज सिंस 62 ने आपने प्रैक्टिस शुरू किया, तो इमरजेंसी का दौर भी आपने देखा। हाँ 76 में। तो उस समय कोर्ट का फंक्शनिंग कैसे चल रहा था अपने यहाँ? उस समय कोर्ट, क्योंकि क्या इंदिरा गांधी ने उस टाइम बोला था कि वो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, और ऐसा सब इवन बस के पर भी लिखा हुआ रहता था इस उस ज़माने में। और वो इमरजेंसी के टाइम एक फ़ायदा हुआ था दैट ऑल द डिपार्टमेंट बिकम वेरी रेगुलर, और 11 बजे तो 11 बजे ही शुरू करने का ये ऐसा सब चल रहा था, माहौल था। अच्छा। और उस ज़माने में समझो, बाकी बेल वगैरह तो ठीक है, उस ज़माने का बेल का क्या सिस्टम थी, 500 रुपया, 750 रुपया 324 में। अच्छा। हाँ 500 और 750 तो बहुत हो गए, ये 1000-2000 के ऊपर तो कभी गए ही नहीं वो लोग। ओके। हाँ इतना सीरियस केस होता तो भी उसमें बहुत ज़्यादा में ज़्यादा तो 1000 तक होता था ऑर्डर। बाकी ये सब इतना, ये जो आता है आज बड़े बड़े ऑर्डर 25,000, 50,000 और 15,000 से कम तो कोई करता ही नहीं है। उस ज़माने में ये ऐसा इतना नहीं था। वो 324, 326 में भी 1000 रुपया, 324 700 रुपया, 750 रुपया। आप पहले का बेल बॉन्ड देखेंगे अभी भी, क्योंकि जुना जो केसेस पेंडिंग है उसमें कभी कभी तो 2000 का बॉन्ड वाले भी मिलेगा, 1000 वाले भी, 750 वाले भी मिलेगा। और तो ये जो पेपर वर्क है ना, इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं था। हाँ वो उस ज़माने में भी ये जो प्रोफेशनल श्योरिटी का जो था वो लफड़ा तो उस ज़माने में भी था। अच्छा। हाँ क्योंकि लेकिन बहुत कम, क्योंकि उस ज़माने में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 750 और 500 रुपये जामीन लाने को कहाँ, कोई अब घर का कोई आदमी आता था, रोक हो जाता था, तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन वो स्मगलिंग वाले जो मैटर्स होते हैं यहाँ पर नहीं, लेकिन एस्पिरेट वगैरह कोर्ट में ये सब नाटक बहुत होता था, बोगस श्योरिटी, क्योंकि वहाँ पर कस्टम्स के केसेस चलते थे, और कस्टम्स के केसेस में स्टेक्स बड़े ज़्यादा हाई रहते थे, तो जामीन भी ज़्यादा बड़ा देते थे, और ये कभी नहीं दे पाए, और जो लोग भागने का होता है वो जानबूझ के बोगस श्योरिटी देते थे। तो वहाँ पर वो बोगस श्योरिटी का वो इलाके में ज़्यादा था, इस समय यहाँ पर इतना नहीं था। ओके। हाँ प्रोफेशनल श्योरिटी लेके आते थे, लेकिन बोगस नहीं। प्रोफेशनल श्योरिटी अभी भी समझा नहीं, तो आपको नहीं मिल रहा है, घर का कोई आदमी नहीं है, तो प्रोफेशनल श्योरिटी वाले इधर उधर से ढूंढ के लेके आते थे। उसका ये पक्का रहता था, म्यूनसिपाल्टी वाले सब रहते थे सर्वेंट लोग, उन लोग को पकड़ के ले आते थे, उनको कुछ लालच देते थे पैसे की। समझो 1000 का जामीन है या 2000 का जामीन है, तो उनको 300-400 देते थे, थोड़ा पीने को दिया तो आ जाते थे। ऐसा भी होता था ओके। जामीन के लिए।
और बाकी केस, हाँ केस चलते थे तो केस यूज टू बी ट्राइड वेरी सीरियसली एंड प्रॉपरली। और जैसा मैंने बोला ना कि काले साहब तो उधर सीधा जो फॉल्स एविडेंस दिया तो उसके पर ये केस लगाते थे, परजरी सीधा। हाँ परजरी। लेकिन हम फिर हमने उनको बोला, क्योंकि अभी राइटिंग केसेस जो होते थे ना, तो राइटिंग रेट भी 324, राइटिंग में 5-6 लोग रहते थे। अभी राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं। इसके लिए वो बोला भाई मैंने नहीं देखा, या तो उधर कितने लोग थे मैं पहचानता नहीं हूँ, ऐसा वैसा ऐसे इस तरह से करते थे। स्टेटमेंट अलग रहता है। तो उनके पर फिर उनको समझाया कि ये ऐसे सभी केसेस निकालने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। और दे ओनली से दैट बाबा युधिष्ठिर के जैसा नरोवा कुंजरोवा, हाथी है या आदमी है, मान लो अश्वत्थामा कौन सा था, हाथी का नाम भी था जैसा, तो वो चल जाता था। फिर बाद में उन्होंने भी बंद कर दिया, लेकिन कुछ टाइम तक तो यही ऐसा ही माहौल था। मजिस्ट्रेट लोग भी एकदम ये अपना गटे, और फिर वो अपना बाद में इसका बना रहा, क्या नाम, ह्यूमन राइट कमीशन में था, थूल ये सब, वो मेरे ख्याल से थूल को या किसको इसमें निकाला था ना, वो किसी इसके साथ में ये किया था, स्टेनो के साथ में, या कोई जज मजिस्ट्रेट को इस तरह से भी निकाला था। आई फॉरगॉट हिज नेम। और उस जमाने में वो स्टाफ ऑल्सो यूज टू बी, अभी एक छोटे रूम में, बड़े रूम में इतना बड़ा स्टाफ रहता था, सब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन। हम लोग वहाँ पर वो इलस्ट्रेटेड वीकली उस ज़माने में आता था, तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का, मदर इंडिया देने का, वो करने का, मैगजीन देने का, वो स्टाफ के साथ में। वो अभी लोगों को बोलने के लिए बहुत कुछ है कि वो लेडी होगी तो बोला कि इधर जब ज़्यादा घुसर करता है, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ। एवरीवन वाज वेरी डिसेंट एंड नोबडी डिड एनी बैड थिंग। उस ज़माने में ऐसा भी नहीं था। अभी ये जो यंग लॉयर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, ये इट इज़ ए वेरी सीरियस कंप्लेंट। सब लोग बोलते हैं कि यंग लोग या आजकल के यंगस्टर जो है जूनियरशिप भी करते हैं, वो करते हैं, तो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनीज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। दे शुड हैव प्रॉपर बैकग्राउंड। आजकल के दे इवन एक छोटा सा एप्लीकेशन, एग्जाम्स एंड एप्लीकेशन लिखने के लिए भी उनको नहीं आता है, और इसमें मिस्टेक, अंग्रेजी में मिस्टेक करते हैं। भाई अंग्रेजी नहीं आता है तो मराठी में लिखो, मराठी अपनी लैंग्वेज है, तो वो भी नहीं करते। यानी इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? वी वांट ए गुड नंबर ऑफ पीपल, यू नो, हु शुड साइन इन दी होराइजन के किधर बड़े भाई इतना बड़ा वकील है, इधर बोरिवली कोर्ट से आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं। आई हैव नॉट सीन एनी एडवोकेट हु हैज़ कम अप टू द मार्क। इतना अभी तक कोई भी नहीं मैंने देखा है। 2-4 लोग वैसे, आई कैन टेक फ्यू नेम्स हु हैव बीन रियली डूइंग गुड वर्क। एक वो समर्थ है, वो मालेकर है, ऐसा लोग 2-4 है, आदित्य है, ऐसा, लेकिन बहुत कम है। बाकी लोग जो है वो पैसा बनाने में, क्लार्क लोग से मिलकर बेल ऑर्डर, बेल एप्लीकेशन करने का, वो भी प्रिंटेड, उसमें भी क्या लिखने का मालूम नहीं। दे डोंट इवन राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या हुआ क्या नहीं, एंड व्हाट इज़ योर डिफेंस। कम से कम थोड़ा तो लिखना चाहिए, कुछ नहीं करते। प्रिंटेड एप्लीकेशन है सब, एग्जाम्शन एप्लीकेशन प्रिंटेड, वारंट कैंसल एप्लीकेशन प्रिंटेड, खाली ग्राउंड भरने का, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? और बेल एप्लीकेशन करने का ठिकाना नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड बी सम ऐसी इंस्टीट्यूशन दैट इवन आफ्टर बिकमिंग लॉयर they must take such coaching from such people. There should be some regular institutes to see that वो 1 साल उनका इधर करने का और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए होना चाहिए। There should be some institution which must be introduced by the government. तो कुछ काम बनेगा। यानी there will be good number of good advocates, not this फालतू advocates. आजकल एडवोकेट लोग जो भी है वो समझो मारामारी करते हैं, किधर जाते हैं, स्पॉट पर देखने के लिए जाते हैं, वो स्पॉट देखने को बराबर है, लेकिन उधर जाके अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मारामारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे ज़माने में ये जो तिरोडकर साहब आते थे ना, वो मैं कोई भी सीरियस केस होता था तो उनको ही पकड़ता था। ही वॉज सो मेटिकुलस। उसने
जो केस में वो समझो उस जमाने में पोंडा और ये पी आर वकील वैसे बड़े बड़े लोग भी रहते, लेकिन वो लोग ने जो केस एक्सेप्ट करने को छोड़ देते थे वो केस ये लेकर और छुड़ाता भी था, इतना उसका ये था। लेकिन उनका मिटिकुलस कितना कि एक केस आया तो समझो भाई अक्टूबर महीने में ये फला फला जगह पर ऐसा केस हो रहा है, तो स्पॉट पर वो अक्टूबर महीने में वो तारीख कोई जाएगा उधर, वही टाइम पे देखेगा कि वो टाइम पे उजाला कितना था, अंधेरा कितना था, ये उधर कौन कौन लोग रहे, कैसी बस्ती है उधर, क्या है, पूरा उसका ये बनाता था। और ये अभी उस ज़माने में बहुत सारे वो थे मुझे ना, वो लोग पंचांग देख के वो हाई टाइड कभी थी, लो टाइड कभी थी, वो सब भी, क्योंकि वो जो भट्टी का केस रहता था ना तो उधर भट्टी चलाते थे, तो हाई टाइड लो टाइड का वो भी आता था। तो ये उस जमाने के एडवोकेट लोग इतने मिटिकुलस थे। अभी टाइपराइटर हुआ है, वो कौन से टाइपराइटर से टाइप हुआ है वो भी वो ढूंढ के देखते थे कि भाई ये इसका फॉन्ट ऐसा है, इसका ये ऐसा है, ये दूसरी टाइप किया है, ये बाद में किया है। क्योंकि बहुत से खोट झूठा केस वो प्रॉमिसरी नोट झूठी बना के साइन होती थी और बाकी ऊपर का प्रिंटेड हाथ से नहीं लिखते थे, प्रिंट कर देते, टाइप करते थे, तो वो ऐसा उसमें बोगस केस करते थे। वो सब ऐसा ढूंढ के निकालते थे कि कहने की बात नहीं। तो तिरोडकर यूज टू क्या, वो कोई भी केस होगा ना तो जगह पर स्पॉट पे जाके बार बार देखेगा और उसका पूरा ये निकालेगा, बाद में फिर ही विल क्रॉस एग्जामिन और इतना डिसेंट धीरे धीरे करके पूरा निकालेगा। ऐसा वो एक केस में जो कोई मर्डर के कर होता है जिसमें वो कैश, उतना कैश जो है ना वो समझो दे सो दैट इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इसी पैंट पॉकेट, पैंट का पॉकेट में ऐसे जो सिगरेट पॉकेट रहता है उसमें, तो उधर से निकाला ऐसा उसने वो सामने वाले का केस। व्हाट ही डिड वाज, वो बैंक, स्टेट बैंक से पूरी नई गट्ठी निकाल कर आया उतना अमाउंट की, अपनी जेब में रखे, वो इतना टाइम तक अगर रखा तो उसमें कितना रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्या होता है, पसीना का होता है, वो सब ये करके उसने पूरा उसके बेसिस पर क्रॉस एग्जामिन करके वो केस में छुड़ाया। यानी कभी कभी क्या होता है कि ये जो बोलते हैं ना कि अपना उस जमाने पेरी मेसन की किताब हम लोग पर स्टेट गार्डनर की किताब बहुत पढ़ते थे और उसमें एडवोकेट होकर बड़ी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करते थे टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें मिल सकती थी। तो आजकल तो कोई भाई खाली कागज़ देखा, इधर देखा, ठीक है चलो लाओ पैसा और काम चालू कर देते हैं, लेकिन इतना डीप जाने का वो कोई नहीं करता है। तो पहले जो इतनी जो अंदर एडवोकेसी में ये मज़ा थी और जो लर्निंग करते थे वो लोग, दे यूज्ड टू बी अप टू डेट। उसको ये जो जैसे जैसे नया लॉ आया तो ये आया तो इमीडिएटली दे यूज्ड टू अपडेट देमसेल्फ, और साइटेशन तो उनके मुंह पर रहता था। और मेरा भी एक किस्सा असली है, ये जानने जैसा, ये जो आप बोलते हैं ना कि कोई मेमोरी में याद रखने जैसा, तो घोघरे करके मैजिस्ट्रेट इधर आए 26 कोर्ट में, वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नीचे बैंक वाले पर केस किया था। तो इट वाज ए हॉटली कॉन्टेस्टेड केस और उस तब तक कुछ था नहीं, तो एवरी डे देयर यूज्ड टू बी क्रॉस, और ये भाई ये कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट कवर्ड बाय शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं। तो इसलिए तो प्रोसिक्यूशन चल रहा था डे इन डे आउट, कितना सुमिनी एडजमेंट्स वेयर गिवन और सब कुछ। एक बार जस्ट बिफोर इसका जजमेंट आने का बाकी था और आर्ग्यूमेंट वगैरह देवर इन प्रोसेस। एट दैट टाइम आई गॉट वन जजमेंट, महाराष्ट्र लॉ जर्नल मैं मंगाता था, आई गॉट वन जजमेंट विद दिस स्क्वायरली फिटिंग टू द एंटायर फैक्ट्स ऑफ दैट केस। उनको जाके मैंने दिया, ही वॉज सो हैप्पी फिर जब उनका यहाँ से सेंड ऑफ दिया, ही वॉज ट्रांसफर टू अदर कोर्ट, ही you see they mentioned this fact openly before all the person that Mr. Anil Mehta, I was so much worried about this because both sides cross examination and then arguments were so you see this thing learned that both sides had argued very vehemently and I was perplexed कि क्या करने का। उस समय उसने मुझे ये जजमेंट ला के दिया, I was relieved, greatly relieved,
तो ये यहाँ के वकील लोग की खासियत बोला कि वो लोग पढ़ते हैं नया, अभी ताज़ा ही आया वैसे ही मैंने उनको दे दिया उसी दिन, दूसरे दिन जाके। और क्योंकि उस ज़माने में क्या इतना ये काम भी कम था जो भी है, लेकिन वी यूज टू रीड, जैसे वो जर्नल आया लॉ जर्नल वो पूरा पढ़ लेने का, यानी नहीं तो कम से कम उसका हेडलाइन तो देख लेने का, हेड नोट्स तो वो कब पक्का तैयार कर लेते थे। तो वो इसने ही पॉइंटेड आउट दिस ओपनली इन दिस। मतलब आप उस केस में नहीं थे, लेकिन फिर मैं भी नहीं आप- था, फिर मैं भी नहीं था, आपने मैं तो जज- खाली ऐसे ही उनको जाके दे के आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि आई यूज टू बी देयर सिटिंग, सब स्पेक्टेटर तो था ही, रोज सुनते रहते थे। मैं बोला ये तो केस आपके लिए बहुत काम का है और जजमेंट है, तो देन ही हैज नो अदर दिस थिंग, सीधा सीधा जजमेंट कोट कर देने का। इट बिकम्स वेरी इजी। नहीं तो ही हैड टू, इसने ये आर्ग्यू किया, इसने ये आर्ग्यू किया, लिखते बैठेगा तो 50 पाना भरना पड़ेगा। तो ये सब बहुत कम हो गया है, यानी ही वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। और ये अभी का जजेस का जो एक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये किया कि कबूल किया, दे आर राइटिंग जजमेंट 200-300 पेजेस। नाउ हु हैज़ गॉट टाइम टू रीड? अभी उसमें अपील करने का होगा तो भी कितना डिफिकल्ट, और उसका फिर बुक बनाओ, हाँ Appeal paper। बुक भाई केस बुक तैयार करके उनको देने का, तो इतना इकट्ठा होगा। और भी ऐसा ही करके स्टोरेज तो कोर्ट रूम का कम होता है, कोर्ट प्रीमाइस का, ये सब इसके वजह से हो रहा है। इन दोज डेज जस्टिस बोमन, जस्टिस अदर जज अपना ये केनिया, वो जो भी जज थे इतने सुंदर जजमेंट, और मैक्सिमम 2 पेज तो बहुत हो गए, 1 पेज ये इधर आगे पीछे और 1 पेज दूसरा, बस इतना में तो उनका जजमेंट पूरा हो जाता था। कभी भी ये लेंथी जजमेंट रनिंग इनटू सेवरल पेजेस, 400 पेजेस, 500 पेजेस, क्या है? तो ये दिस इज फॉर all the courts to consider, especially higher courts where you see their judgments are not pithy and कभी हाँ सब लोग अपने उसमें आ जाते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। ये तो इसलिए तो जुडिशरी में पेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये लंबा लंबा जजमेंट देने का, ये सब करते रहने को तो टाइम किधर मिलेगा दूसरा केसेस देखने को? ये सब चल रहा है। It is very essential that they should curtail their, अभी ये आर्ग्यूमेंट के लिए भी curtail करने का शुरू कर दिया है वो लोग ने, कि भाई आपको आधा घंटा, आपको आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। तो देन दे नो, नहीं तो एकदम रैमलिंग कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी कहते जाओ, और बीच में फिर ऐसे एनेक्डोट भी डालते रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसे फालतू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन वी आर आर्ग्यू द केस प्रॉपरली एंड वेरी कंसाइजली and precisely, not you see long winded argument, उसका क्या मतलब है? बराबर है। और एक ही चीज़, सर जजमेंट जो साइड हुए वो पहले कितनी बार आप रिपीट करोगे? ऑलरेडी देयर जजमेंट इज देयर, रीड दैट जजमेंट, रेशियो ऑफ दैट जजमेंट इज ऑलरेडी देयर स्मॉल, तो वो रेशियो ही खाली बोलो, बाकी सब बोलने की क्या जरूरत है? वो तो पूरा ये करेंगे। अभी भी फेस वैल्यू और ये कैश वैल्यू वाला वो भी चल रहा है। हाईकोर्ट में भी समझो आबाद पोंडा आया, अभिनव चंद्रचूड़ आया, ये आया तो क्योंकि चंद्रचूड़ का भाई के भतीजा लड़का, तो ये अभी धनंजय चंद्रचूड़ भी उनका ही लड़का, लेकिन ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, ये सुप्रीम कोर्ट जज, एंड ही इज़ लाइकली टू बिकम यू सी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग जरूरी है। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जज, प्लस इंटेलिजेंट। ऐसे जजेस चाहिए। बाकी करप्शन किधर नहीं है, ये किधर नहीं है, वो तो पूछने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज बेटर, नॉट लेस सेड द बेटर। हाँ। नहीं बोले वो अच्छा है। हाँ, वही है। तो काका, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपने आपका जो एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जो भी जैसे हमको समझा कि ओरिजिनल बोरीवली कोर्ट एक बिल्डिंग में, एक दूसरे बिल्डिंग में, बीच में रास्ता, तो ये सब जो बातें हैं ये अच्छी लगी हमको सुनने में, और यही एक एक्सपीरियंस होता है, यही वो एक हिस्ट्री वैल्यू है। तो हमूराबी टैबलेट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपका समय दिया और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद तो मुझे भी करना चाहिए, कम से कम ये कितने लोग सुनेंगे, देखेंगे और ये करेंगे, तो
कहाँ कहाँ तक जाएगा, मेरे लिए भी एक अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी, मैं आई एम टू ग्लैड। Yes, और धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूँ Yes, कि आपने ये मेरा बहुमान किया और मुझे इतना ऑनर दिया, तो इट इज़ माई दिस थिंग प्रिविलेज एंड दिस थिंग। ये हम हमारा मेरे लिए बहुत सौभाग्य है हमारे लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू दैट एटलीस्ट यू हैव कम टू टेक माई इंटरव्यू। नहीं नहीं